हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करते हैं मगध का उत्कर्ष। ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़ लिया था सिकंदर का आक्रमण। ठीक है, तो सिकंदर के आक्रमण के बारे में हमने सारा डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो आज करेंगे हम मगध का उत्कर्ष। ठीक है, मगध का उत्कर्ष के बारे में ना हम छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, जैसे मगध के उत्कर्ष के बारे में हम देख लेंगे, उसकी राजधानियाँ कौन कौन सी थी। ठीक है, इसमें ना 3 ही वंश के बारे में पढ़ते हैं हम। एक तो हरक्य वंश, एक शिशुनाग वंश और तीसरा है नंद वंश। ठीक है, तो हरक्य वंश में हम बिंबिसार के बारे में, अजातशत्रु, उदयन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नागदशक के बारे में इतना नहीं है। फिर है शिशुनाग के बारे में, शिशुनाग और कालाशोक, इसमें 2 ही हैं। ठीक है, महानंदिन जो नंद राजवंश है ना, इसमें हमारे ना महानदिन और महापद्मनंद और घनानंद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर है इस वाले में जो है इनका सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर जो है ना मौर्य वंश आता है। ठीक है, मगध के उत्कर्ष के बाद जैसे कैसे मौर्य वंश उदय हुआ या फिर उसका विकास हुआ। ठीक है, फिर मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम ना चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मौर्य वंश तो ये हो जाएगा हमारा। मौर्य वंश में हम सिर्फ 3 ही पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। फिर आ रहे हैं मौर्योत्तर काल आता है, जिसमें ना सुग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश और कुषाण वंश पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम 3 पार्ट में डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम करेंगे मगध का उत्कर्ष। ठीक है, मगध का उत्कर्ष करेंगे। फिर हमें कल हम करेंगे मौर्य वंश और फिर करेंगे मौर्योत्तर काल। ठीक है, तो आज करते हैं हम मगध का उत्कर्ष। जो मगध था ना, बिहार में पड़ता है ये वाला मगध। ठीक है, तो कहाँ पे पड़ता है मगध? बिहार में पड़ता है। अब देखते हैं पहले इसकी जो हिस्ट्री है वो देखते हैं। जो मगध था ना, गंगा, सोन और चंपा 3 नदियों से घिरा हुआ एक राज्य था। ठीक है, तो मगध क्या था? कौन कौन सी नदियों से? सोन नदी, गंगा नदी और चंपा नदी। ठीक है, आगे चलकर है ना ये जो मतलब कि जहाँ पर है ना गंगा और सोन नदी का मिलन होता है ना, हम है ना जब है ना नदी का टॉपिक पढ़ेंगे ना उसमें इंडिया ज्योग्राफी में, तब है ना नदी का चैप्टर कराऊंगी मैं। ठीक है, आपको उसमें हम देखेंगे ना जो मतलब कि है ना उत्तर भारत से ना जो हमारी गंगा जाती है ना, उसमें से ना सोन नदी नीचे से आके मिलती है। ठीक है, तो जहाँ पर इनका संगम होता है ना सोन का और गंगा नदी का, तो वहाँ पे है ना पाटलिपुत्र की स्थापना होती है आगे चलकर, जो कि मगध की दूसरी राजधानी बनती है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र यहाँ पे होती है। ठीक है, पाटलिपुत्र की, तो पाटलिपुत्र जो है ना गंगा और नदी के संगम पर जो बनाया गया था शहर था ना पाटलिपुत्र, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। वो करा था उसने, उदयन ने किया था। ठीक है, यानी पाटलिपुत्र की शहर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। किस पे? गंगा और सोन नदी के संगम पर। ठीक है, तो उससे पहले मगध किन 3 नदियों के बीच में था? सोन, गंगा और चंपा नदी में था। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी साइड, पहले इनके बारे में देखते हैं। 3 तो नदी और चौथा कौन सा? विंध्य पर्वत है, इसके बारे में आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, जो मगध की राजधानी है ना 2 बताई जाती हैं। गिरिवज्र, जिसको ना क्या कहा जाता है? राजगृह भी बोला जाता है, और दूसरी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, गिरिवज्र जो थी ना वो पहाड़ियों से घिरी हुई थी। ठीक है, गिरिवज्र या राजगृह किससे घिरी हुई थी? पहाड़ियों से। जैसे है ना उत्तर की तरफ क्या थी? वृषभ पहाड़ी थी। फिर यहाँ पे थी भैवार पहाड़ी। ठीक है, पूर्व की बराहा पहाड़ी, और जो दक्षिण की ओर थी वो कौन सी पड़ी? ऋषिगिरी पहाड़ी। ठीक है, तो इनका सिक्वेंस पूछ लेते हैं कई बार, तो ये याद रखना। ठीक है, उत्तर में वृषभ, पश्चिम में भैवार, दक्षिण में ऋषिगिरी और साइड में पूर्व में वराहा पहाड़ी। ठीक है, तो राजगृह जो राजधानी थी ना वो पहाड़ियों से घिरी हुई थी। ठीक है, फिर जो मगध की दूसरी राजधानी बनती है ना पाटलिपुत्र, ठीक है, वो थी गंगा सोन। मैंने बताया था गंगा सोन नदी के संगम पर कौन सा बना था? पाटलिपुत्र बना था, जो कि उदयन बनाता है। ठीक है, और गंडक, यानी 3 नदियाँ, गंडक, सोन, गंगा, सोन, गंडक। ठीक है, गंगा, सोन, गंडक पे पाटलिपुत्र। ठीक है, और मगध यानी कि है ना मगध यहाँ पे पड़ गया हमारे, यानी मगध यहाँ पे साइड में आ गया। मगध के नीचे 3 नदियाँ, गंगा, सोन नदी, और साइड में कौन सी थी? चंपा नदी। ठीक है, तो चंपा नदी ये वाली होगी। अब देखते हैं सीक्वेंस इनका। पहले मगध की जो राजधानी थी ना राजगृह थी, क्योंकि ये पहाड़ियों से घिरी हुई थी। और दूसरी मगध की राजधानी कौन सी बनी थी? पाटलिपुत्र, जो कि 3 नदियों के संगम पे थी। 3 नदियाँ कौन कौन सी थी? गंगा, सोन और गंडक नदी थी। और राजगृह 4 पहाड़ियों से घिरी थी, वृषभ, भैवार, ऋषिगिरी और वराहा पहाड़ी। ठीक है, दक्कन का पठार मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो दक्कन का पठार था ना मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता है। मगध का जो संस्थापक है ना बृहदत्त को माना जाता है। ठीक है, संस्थापक तो किसको माना जाता है? बृहदत्त को। लेकिन मगध का जो वास्तुकार है ना वो किसको माना जाता है? महागोविंद को माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। मगध की हमने हिस्ट्री देखी थी, कौन सी राजधानी है वो है, और इसका जो संस्थापक वो किसको माना जाता है? बृहदत्त को माना जाता है। ठीक है, मगध का संस्थापक बृहदत्त, लेकिन वास्तुकार कौन था? महागोविंद था। ठीक है, और नींव किसने रखी थी? बिंबिसार ने राजगृह की नींव रखी थी, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला। अब देखते हैं मगध का राजवंश। तो मगध में 3 राजवंश थे, हरक्य वंश, शिशुनाग वंश और नंद राजवंश। ठीक है, शिशुनाग, हरक्य, शिशुनाग और नंद। ठीक है, ये है ना नाम याद रखे ना तो भी चल जाएगा। ठीक, अब इनके शासक देखते हैं। तो हरक्य वंश का था पहला शासक था बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार है ना मतलब कि हरक्य वंश का पहला शासक था। ठीक है, इसने ना
क्या किया था, जो मतलब कि हरक्के वंश की नींव किसने रखी, या हरक्के वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, हमारा बिंबिसार था। ठीक है, इसकी है ना 3 पत्नियां हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और राजगृह की नींव, राजगृह यानी पाटलिपुत्र की पहली जो राजधानी थी ना राजगृह, उसकी नींव किसने रखी थी, तो बिंबिसार ने ही रखी थी। ठीक है, फिर हम अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अजातशत्रु के बारे में जिसको है ना कुणिक बोला जाता है। ठीक है, ये ना जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को मानता था। ठीक है, और हमने ना बौद्ध धर्म का जब चैप्टर पढ़ा था ना, तो उसकी जो पहली संगति हुई ना वो किसके समय में हुई थी, अजातशत्रु के समय में ही हुई थी। ठीक है, पहली बौद्ध संगति का आयोजन किसके समय में हुआ था, यहाँ पे हमने पढ़ा था, जब ये वाला एक बार दिखा देती हूँ आपको, ये रहा पहली जो बौद्ध संगति हुई थी ना, कब हुई थी, सॉरी पाटलिपुत्र राजगृह में बिहार में हुई थी, तो अजातशत्रु के समय में हुई थी, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी बौद्ध संगति है ना किसके समय में हुई थी, कालाशोक, जो शिशुनाग वंश हम पढ़ेंगे ना अभी, उसी के समय में दूसरी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से हो गया। हमने अजातशत्रु के बारे में क्या क्या पढ़ा था, जैन धर्म बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है, इसका जो निक नेम क्या था, कुणिक बोला जाता है इसको, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। इसने है ना क्या किया था, काशी और वैशाली को मिलाकर क्या किया था, मगध की साम्राज्य को बढ़ा दिया था। ठीक है, मतलब कि मगध में ना किसको मिलाया था, काशी और वैशाली को, वो हम पढ़ेंगे। फिर आता उदयन, इसने ना पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ठीक है, हमने बताया था गंगा और सोन नदी के संगम पर इसने पाटलिपुत्र के शहर की स्थापना की थी। नादर्शक के बारे में इतना नहीं है। ठीक है, मतलब कि उदयन के ना 3 पुत्र होते हैं, उन 3 पुत्रों में से एक नादर्शक था। ठीक है, फिर शिशुनाग वंश आता है। ठीक है, शिशुनाग वंश में क्या था, जो शिशुनाग होता है ना, इसको ना इसने क्या किया था, इसने ना मतलब कि जो उदयन ने तो क्या किया था, वो सॉरी अजातशत्रु ने क्या किया था, जो मतलब कि मगध था ना उसमें किसको मिला था, काशी और वैशाली को मिलाया था। आगे चलकर है ना इसी में है ना अवंती जो राज्य है ना उसको मगध में मिलाता है कौन, शिशुनाग मिलाता है। ठीक है, और इसने क्या कर दिया था, अपनी राजधानी चेंज कर दी, जैसे पाटलिपुत्र से वैशाली कर दी थी। ठीक है, फिर कालाशोक के बारे में करेंगे। फिर इसने ना कालाशोक ने क्या किया था, वैशाली से दोबारा पाटलिपुत्र वो कर दी थी, और दूसरी बौद्ध संगति हुई थी कालाशोक के समय। ठीक है, नंद वंश के बारे में है ना बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे डिटेल में हम। ठीक है, क्योंकि इस वंश को ना पितहंता वंश भी बोला जाता है, क्योंकि जो सारे वंश है ना, वैसे तो सारे वंश ऐसे ही हैं कि है ना ये इनमें सभी में क्या है कि अपने पिता की हत्या करके राज करते हैं आगे। ठीक है, तो पूरे साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजवंश अगर पूछे यह साम्राज्य है ना किसके टाइम पे था, तो महापद्मनंद के समय था। इसने तो है ना बस स्थापना की थी। ठीक है, लेकिन है ना जो एग्जैक्ट है ना सबसे शक्तिशाली राजा था ना वो यही था। ठीक है, पूरे मगध साम्राज्य का। ठीक है, इसने कलिंग की विजय की थी। ठीक है, फिर कलिंग की विजय की थी, और महापद्मनंद को है ना एक राट और एक छत्र एक उपाधि आती है वो भी देते हैं वह, और पाणिनि इनके समय में थे, है ना। ठीक है, और जो घनानंद के समय में कौन आते हैं, कौटिल्य आते हैं। सबसे क्रूर व्यक्ति तो ये था, और शक्तिशाली महापद्मनंद था, और क्रूर व्यक्ति घनानंद था। ठीक है, ये सिर्फ जैन धर्म को मानता था, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 हो गए। अब देखते हैं यहाँ पे एक एक करके डिटेल में। पहले पढ़ते हैं हरक्के वंश के बारे में। ठीक है, हरक्के वंश का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, हरक्के वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। वैवाहिक स्थितियों द्वारा अपने साम्राज्य का किया विस्तार किया। ठीक है, तो बिंबिसार ने ना अपने जो मगध साम्राज्य है ना उसका विस्तार करने के लिए क्या तरीका अपनाया था, वैवाहिक संबंध यानी विवाह कर लेता था, और उनसे क्या कर लेता, उनका जो राज्य था अपने साम्राज्य में मिला लेता था। ठीक है, बिंबिसार ने अंग विजय से मगध की विजय की प्रारंभ की थी, यानी अंग जो थे ना विजय जहाँ पे उसने प्रारंभ की थी, यानी अंग जो राज्य था वहाँ से विजय प्राप्त कर उसने क्या की थी, मगध साम्राज्य को विस्तार बढ़ाया, या फिर मगध की विजय प्रारंभ की थी। इसने यहाँ के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित किया था। किसके शासक, अंग के जो शासक थे ना, अंग जो राज्य था उसके शासक कौन थे, ब्रह्मदत्त, वहाँ को उसको पराजित किया। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवन को अवंती राजा चंड प्रद्योत का पीलिया या पांडु रोग ठीक करने के लिए भेजा था। मतलब कि ना जो है ना अवंती के एक राजा थे, क्या नाम था उनका, चंड प्रद्योत था। ठीक है, अवंती के राजा प्रद्योत था ना, उनको ना बीमारी थी। कौन सी बीमारी थी, पांडु या पीलिया रोग की बीमारी हो रही थी। तो बिंबिसार ने ना अपना ना राजवैद्य भेजा था, यानी उनके जो वो था ना वैद्य होते थे उस टाइम के, जो भी चिकित्सा वगैरह होते या डॉक्टर टाइप से, तो उसको भेजा कहाँ पे, अवंती के राजा को ठीक करने के लिए भेजा था। ठीक है, एक बस ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। हरक्के वंश को पितृहर्ता वंश भी बोला जाता है, क्योंकि जो हरक्के वंश है ना इसमें क्या करता है कि जो आगे चलकर इसका जो बेटा होता है ना अजातशत्रु, वो अपने पिता को मारकर क्या कर लेता है, उस पर सिंहासन पर कब्जा कर लेता है, या फिर पूरे शासक बन जाता है अगला। ठीक है, तो इसको पितृहतावी वंश बोला जाता है, क्योंकि अपने पिता की मृत्यु करके शासन करना। बिंबिसार 1544 में बीसी में क्या करता है,
गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो यहाँ से हमने दो चीज़ पढ़ी थी। वास्तविक संस्थापक है बिंबिसार। ठीक है, वैवाहिक संबंधों से क्या किया था इसने, अपने राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, अंग के जो राजा थे ना ब्रह्मदत्त, उसको पराजित कर अपने मगध की विजय की इसने प्रारंभ की थी। ठीक है, बिंबिसार ने अवंती के राजा चंड प्रत्योत का पीलिया ठीक करने के लिए अपने राजवेद भेजा था। ठीक है, हरक्य वंश को क्या बोला जाता है, पितृहत्ता वंश भी बोला जाता है। ठीक है, और वैसे तो ये पूछेंगे नहीं, लेकिन एक बार याद रख लेना। ठीक है, बिंबिसार है ना 544 BC में गद्दी पर बैठा था। बिंबिसार के ना 3 पत्नियां बताई जाती हैं, महाकोशला, खेमा शेमा या छेलना या छेलना। ठीक है, महाकोशला कौन थी, तो कौशल नरेश परसेनजीत की बहन थी महाकोशला। ठीक है, परसेनजीत की बहन कौन थी, महाकोशला। दहेज में ना इसको काशी मिला था, किसको, बिंबिसार को। ठीक है, बिंबिसार को इसी है ना जो काशी मिला था ना, आगे चलकर जो इसका बेटा है ना वो मगध में मिला देता है। ठीक है, पति वियोग में उसी दिन मृत्यु होगी थी, मतलब जिस दिन बिंबिसार की मृत्यु हुई थी ना उसी दिन महाकोशला ने भी पति वियोग में उसी दिन इसकी महाकोशला की मृत्यु होगी थी। खेमा या क्षेमा कौन थी, भद्र देश की राजकुमारी कौन थी, खेमा या क्षेमा। यहाँ से बस एक ही क्वेश्चन बनेगा। छेलना कौन थी, लिच्छवी राजा चेतक की पुत्री कौन थी, छेलना थी। ठीक है, तो यहाँ से ये थी परसेनजीत की बहन, कौशल नरेश परसेनजीत की क्या थी, बहन थी। ये भद्र देश की राजकुमारी थी, और ये कौन थी, छेलना लिच्छवी राजा चेतक की पुत्री थी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। मगध का वास्तुकार भी कौन था, हमने ये पढ़ लिया था। बिंबिसार ने राजगृह की नींव रखी थी। ठीक है, तो सबसे पहले राजगृह की जो पहली राजधानी कौन सी थी, मगध की राजधानी कौन सी थी, पहली राजगृह, उसकी नींव किसने रखी थी, बिंबिसार ने ही रखी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र कौन था, अजातशत्रु था। अजातशत्रु का कौशल नरेश परसेनजीत से युद्ध हुआ। कौशल नरेश परसेनजीत की बहन से विवाह किसका हुआ था, इनके पिता का हुआ था, है ना। तो वो क्या हो गए थे, इनके मामा थे, तो उनसे के साथ इनका युद्ध हुआ था। पहले तो परसेनजीत की हार हुई, परंतु बाद में दोनों में क्या हो गया था, समझौता हो गया था। ठीक है, यानी कौशल नरेश जो परसेनजीत की बहन कौन थी, हमने पढ़ा था इस वाले में, कौन थी, महाकोशला थी। ठीक है, तो यानी कि अपने पिता की जो साले साबी यानी मामा के साथ इनका युद्ध हुआ था। ठीक है, पहले तो परसेनजीत की हार हुई, परंतु बाद में क्या हो गई थी, दोनों में समझौता हो गया था। परसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा, इनकी जो बहन का तो विवाह इनके उनके मतलब कि बिंबिसार के साथ हो गया था, लेकिन इसने अपनी पुत्री का विवाह, वजीरा का विवाह किससे करवा दिया था, अजातशत्रु से करवा दिया था। ठीक है, वजीरा का विवाह किससे करवा दिया, अजातशत्रु, यानी अपनी मामा की बेटी से ही इसने विवाह कर लिया था। अजातशत्रु का वजीर संघ के साथ भी युद्ध हुआ था। ठीक है, उसने अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री वत्सकार, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अजातशत्रु का मंत्री कौन था, वत्सकार था। ठीक है, की सहायता से लिच्छवियों की शक्ति पर विजय प्राप्त की थी, लिच्छवी शक्ति प्राप्त की थी इसने। ठीक है, इस प्रकार काशी व वैशाली को मिला लेने के बाद मगध साम्राज्य का विस्तार किया। काशी जो इसके बाप जो बिंबिसार को क्या मिला था, दहेज में मिला था ना, उसको है ना अजातशत्रु क्या करता है, काशी और वैशाली को मिलाकर क्या करता है, मगध साम्राज्य का और भी ज़्यादा विस्तार कर देता है। यह बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों को मानने वाला था, मैंने बताया था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को मानता था। इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। ठीक है, इसके समय में क्या हुआ था, जो जब बुद्ध की है ना महापरिनिर्वाण या मृत्यु हुई थी ना, तब वो इसी के समय में हुई थी। ठीक है, उनके अवशेषों पर उसने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके, बुद्ध के जो अवशेष थे ना उस पर राजगृह में बिहार में स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो अजातशत्रु ने करवाया था। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन मिलता है। इसके शासनकाल में राजगृह की सप्तपणी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, मैंने बताया था, यानी कि जो बौद्ध धर्म की पहली प्रथम संगति का आयोजन कब हुआ था, राजगृह में ही हुआ था उस टाइम। वो कौन था, राजा कौन था, अजातशत्रु था रज्ञ वंश का, तो यही वही है। ठीक है, फिर है विनय पिटक के अनुसार देवदत्त के उकसाने पर अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। तो पूछ ले, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या किसके उकसाने पर की थी, तो किसके उकसाने पर, देवदत्त के उकसाने पर की थी। ठीक है, अजातशत्रु का नाम क्या है, उपनाम कुणिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसका अजातशत्रु का नाम क्या है, कुणिक। अब देखते हैं उदयन के बारे में। अजातशत्रु का बेटा उदयन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में ला रहा है। ठीक है, उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुम नगर नामक नगर की स्थापना की। तो पूछ ले, उदयन ने क्या किया था, मैंने बताया था कि गंगा और सोन नदी का जो संगम था वहाँ पे पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, उदयन ने की थी। ठीक है, और या फिर क्या कह सकते हैं, पाटलिपुत्र या कुसुम नगर नामक नगर की स्थापना की। राजगृह से अपनी राजधानी वही स्थानांतरित की। ठीक है, यानी राजगृह से इसने अपनी राजधानी कहाँ पे की थी, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की, क्योंकि इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की तो वहीं पे इसको स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, तो राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की। इसकी हत्या एक व्यक्ति ने क्या कर दी थी, छुरा घोंप कर दी थी। ठीक है, उदयन के बाद 3 पुत्र हुए थे इनके, अनिरुद्ध, गुंडक और नागदक्ष। जो नागदक्ष था ना, हरक्य वंश का लास्ट वो था,
मतलब कि वो शासक था, ठीक है। इसके बारे में है ना, इनके बारे में कुछ ज़्यादा वो नहीं है। अनिरुद्ध मुंडा के अनादशक ने, ठीक है, इन्होंने बारी बारी से राज्य किया। पुराणों व कथा कोश में नागदशक का एक नाम दर्शक मिलता है। बाद में जनता ने इसे पितृहंताओं को शासन से उतार कर शिशु नामक एक योग्य अमात्य को राजा बनाया। इसी ने शिशुनाग वंश की नींव रखी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे है ना, इन्होंने ना वैसे तो बारी बारी शासन किया, लेकिन नागदशक जब आया ना तो देखा ना, क्योंकि हमने पूरा पढ़ा, उन्होंने क्या किया था, अपने पिता की छुरा घोंप कर या फिर अपने पिता को मारकर क्या किया था, सिंहासन पर बैठ गए थे। तो उन्होंने सोचा, जनता ने सोचा ये पितृहत्या वंश है, यानी अपने पिता को बैठ के खुद राज कर रहे हैं, तो इनको उतार के ना किसी योग्य को लाया जाए। तो किसको लेकर आए थे, वे शिशुनाग को लेकर आए थे, जो आगे आगे चलकर किसकी स्थापना करते हैं, शिशुनाग वंश की स्थापना करता है, ठीक है। फिर उसको हटा के किसके लिए, शिशुनाग को। अब पढ़ते हैं हम शिशुनाग के बारे में। शिशुनाग वंश, ठीक है। शिशु जो नागवंश था ना, इसकी जो सन है कि कब से कब तक किया था, 412 से लेकर 344 तक, ठीक है। एग्जैक्ट ना भी याद रखो ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें हम दो ही लोगों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो शिशुनाग के बारे में, एक कालाशोक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले शिशुनाग के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक बार बता देती हूँ मोटा मोटा। शिशुनाग ने क्या किया था, जो अवंती राज्य था ना उसको मगध में मिला लिया था, ठीक है। इसने है ना अपनी राजधानी, जो कि हमने देखा था ना, मतलब कि उदयन ने क्या किया था, अपनी जो राजधानी थी ना राजगृह से कहाँ पे स्थानित की थी, पाटलिपुत्र में। तो शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से क्या की थी, वैशाली में की थी, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाना, ठीक है। यानी इसने अवंती को जीत कर किसमें मिला लिया था, अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। इसने अपनी राजधानी वैशाली में स्थानांतरित थी, ठीक है। यानी पाटलिपुत्र से कहाँ पे लेकर गया, ये वैशाली में। ये हरक्य वंश में एक मंत्री था, ठीक है। यानी हरक्य वंश में ना मंत्री के रूप में काम करता था, योग्य मंत्री के रूप में था। तो जनता ने खुश होकर इसको बिठा दिया था, ठीक है। जिसने आखिर राजा की हत्या कर, मतलब कि जो मतलब कि इसने हत्या करके और नया वंश यानी शिशुनाग वंश की वो करी थी। मतलब कि उकसाया तो इसी नहीं था नागवंश दशक ने, मतलब कि उन्होंने, किसने, शिशुनाग ने ये वो करा था, भड़काया था, ठीक है, ताकि वो अपने पिता की मृत्यु कर दे। तो नागदशक ने किसकी मृत्यु कर दी थी, उदयन की कर दी थी, ठीक है। छुरा घोंप कर, या फिर मतलब कि शिशुनाग के द्वारा है ना कोई व्यक्ति भेजा गया था, ठीक है, जिसने है ना उदयन की छुरा घोंप कर वो कर दी थी। फिर छोटे मोटे जो ये नागदशक आए थे इन्होंने थोड़ा थोड़ा शासन किया, ठीक है। फिर इनको भी भड़का के, इनको हटा के खुद गद्दी पर बैठ गया था, ठीक है। तो ये हरक वंश में क्या था, मंत्री था, ठीक है। तो और जिसने आखिरी राजा की हत्या कर वंश यानी शिशुनाग वंश की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी, ठीक है। तो इसे बस दो ही बातें याद रखना कि अवंती राज्य को जीतकर इसने मगध साम्राज्य में मिला लिया था, और इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली में स्थानांतरित की थी, ठीक है। और हरक वंश में ये क्या था, मंत्री था, ठीक है। इसका पुत्र आता है फिर कालाशोक, ठीक है। कालाशोक के बारे में पढ़ते हैं हम। इसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानित की। इसके पिताजी ने तो क्या किया था, पाटलिपुत्र से वैशाली की थी, लेकिन इसने वैशाली से दोबारा क्या कर ली, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर लिया। इस समय के बाद पाटलिपुत्र ने ही मगध की राजधानी रही, ठीक है। यानी पाटलिपुत्र में ही कई दिनों तक मगध की राजधानी कौन सी रही, पाटलिपुत्र ही रही, ठीक है। इसके शासनकाल में वैशाली में दूसरी बहुसंगति का आयोजन हुआ था, ठीक है। तो दूसरी बहुसंगति का आयोजन किसके समय में हुआ था, कालाशोक के समय में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी, ठीक है। तो इसके सामने वैशाली में दूसरी बहुसंगति का आयोजन कहाँ पे हुआ था, वैशाली में दूसरी बहुसंगति का आयोजन हुआ। कालाशोक की हत्या राजधानी के समीप घूमते हुए किसी व्यक्ति ने छुरा घोंप कर दी, ठीक है। तो ये सारे ही वंश कैसे थे, किसी ने किसी की छुरा घोंप कर दी, या फिर अपने पिता की खुद ही कर दी उनके बेटों ने, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं नंदवंश के बारे में, ठीक है। नंदवंश रहा था 344 से लेकर 324 तक, ठीक है। इसके है ना जो वो थे ना, मतलब कि तीन ही इनके इसमें है ना तीन लोगों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है महानंदीन, जो इस वंश की स्थापना करता है, ठीक है। शिशुनाग वंश के बाद मगध का राज्य नंदवंश के हाथों में आ गया। महानंदीन ने इस वंश की स्थापना की, परंतु इसका वध एक शूद्र दासी पुत्र महापदमनंद ने कर दी थी। यानी इसके खुद के पुत्र ने कर दी थी, किसके, महानदीन का पुत्र था। मतलब कि जो महानदीन था ना, मतलब कि इसने एक दासी से विवाह किया हुआ था, ठीक है। तो उसका जो पुत्र था उसका क्या नाम था, महापदमनंद था, ठीक है। तो इसने क्या कर दी थी, अपने पिता की मृत्यु कर दी थी, ठीक है। अपने पिता को मरवा दिया था इसने, ठीक है। तो महानंदीन ने दासी से विवाह किया था, जिसका पुत्र कौन था, महापदम, जो आगे चलकर महानंदीन को मार देता है और खुद राज करता है, ठीक है। तो महापदम नंद के बारे में पढ़ते हैं। यह क्या था, पूरे मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था, कौन, महापदम नंद। इसने पहली बार कलिंग की विजय की और वहाँ एक नहर भी खुदवाई, ठीक है। यानी कलिंग कहाँ पे है, हमारा उड़ीसा में है। तो इसकी जो महत्वपूर्ण जो विजय या युद्ध है वो कौन सा, हमारा कलिंग है, ठीक है। कलिंग कहाँ पे है, उड़ीसा में। वहाँ पर विजय की और वहाँ पे एक नहर भी खुदवा दी, जिसका उल्लेख कलिंग के जो
राजा थे ना उस टाइम कौन थे, खारवेल थे। उन्होंने ना अपनी ना जो अभिलेख था ना उसमें था लिख किया है, किसका वर्णन, कलिंग की विजय और महापद्म नंद का और नहर का वर्णन किसमें किया, हाथी कुंभा अभिलेख ने, जो किसने लिखा था, खारवेल ने लिखा था। ठीक है, कलिंग शासक थे जो कि। ठीक है, तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कलिंग की विजय जब है ना महापद्म नंद ने ना कलिंग पे विजय प्राप्त की थी, उस टाइम राजा कौन थे, खारवेल थे। उस वहाँ के शासक कौन थे, खारवेल थे। उन्होंने अपने अभिलेख हाथी कुंभ में किसका वर्णन किया है, कलिंग की विजय का और नहर खुदवाई का और महापद्म नंद का। ठीक है, इस अभिलेख से पता चलता है कि महापद्म नंद कलिंग से जिनसेन की जैन प्रतिमा उठाकर ले गया था। जो महापद्म नंद है ना, मतलब कि है ना, वैसे तो है ना, मतलब कि जब इन्होंने ना कलिंग की विजय प्राप्त की थी ना, तो वो वहाँ से ना जिनसेन है ना एक जैन प्रतिमा है। ठीक है, जिनसेन की जो जैन प्रतिमा है ना वो उठा कर ले आया था उसको। ठीक है, तो उसके बारे में भी बताया गया उस अभिलेख में, कौन से, हाथी कुंभा अभिलेख में। ठीक है, पुराणों में इसे एक छत्र एक राट शासक कहा गया है। किसको, महापद्म नंद को क्या कहा गया है, कौन सी उपाधि दी गई है, एक छत्र या एक राट की उपाधि। ठीक है, व्याकरणाचार्य पर जो पाणिनि थे ना इसके मित्र थे, तो पूछ ले महापद्म नंद के मित्र कौन थे, पाणिनि थे, जो आगे चलकर किसकी खोज वो करते हैं, कौन सी बुक लिखते हैं, अष्टाध्यायी बुक लिखते हैं। ठीक है, यह निसंदेह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था, यानी सबसे शक्तिशाली कौन था, महापद्म नंद था। ठीक है, एक राट की उपाधि धारण की थी, ये लिखा। ठीक है, जैन धर्म को मानने वाला था, क्योंकि जो थे ना जिनसेन की जैन प्रतिमा उठा लाया था, तो उसके बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया था और ये क्या कर लिया, जैन धर्म को मानने लग गया था। ठीक है, फिर पढ़ते हैं घनानंद के बारे में। जो घनानंद था ना, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, सिकंदर वाला आक्रमण क्या किया था, तो उसमें सिकंदर वापिस क्यों चला गया था, घनानंद के प्रभाव की वजह से। ये घनानंद मतलब कि था ना, क्योंकि कुर व्यक्ति था, ये सबसे शक्तिशाली था वैसे तो, लेकिन कुर भी था, तो मतलब कि ज़्यादा क्रोधी था या फिर बहुत ही है ना बेकार नेचर का था। ठीक है, तो उसके डर की वजह से सिकंदर क्या हो गया था, वापिस चला गया था। ठीक है, तो उस टाइम था। तो नंद वंश का अंतिम राजा कौन होता है, घनानंद। ठीक है, क्रूर व्यक्ति था एक तो ये। ठीक है, जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इसे क्या थी, असंतुष्ट थी। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा नाराज थी। नंद शासक जैन धर्म मत के पोषक थे। जो नंद थे ना सारे के सारे ये जितने भी थे ये सभी क्या थे, जैन मत के पोषक थे। घनानंद के जैन अमात्य कौन कौन थे, जो अमात्य थे, अमात्य का है ना मंत्रियों को कहा जाता था उस टाइम। ठीक है, अमात्य किसको कहा जाता था, मंत्रियों को। ठीक है, तो जैन मंत्री कौन कौन थे, सकटाल और स्थूलभद्र, किसके, घनानंद के। वर्ष उपवर्ष वररुचि कात्यायन जैसे विद्वान भी नंद काल में ही उत्पन्न हुए थे। ठीक है, तो कौन कौन से विद्वान घनानंद के समय में हुए थे, वर्ष उपवर्ष वरुचि कात्यायन। ठीक है, घनानंद के दरबार में कौटिल्य थे, जिसने घनानंद से बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त से मिलकर नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की। मतलब कि ना एक बार ऐसा होता है, जो घनानंद होता है ना कौटिल्य की ना भरे दरबार में है ना बेइज्जती कर देता है। जैसे कौटिल्य है ना, मतलब कि कौटिल्य के जो बाल होते हैं ना, बालों को पकड़ कर घसीट के लेके जाते हैं, कौन, घनानंद। ठीक है, तो उनके है ना कौटिल्य को बालों से घसीट के ले जाके उनकी बेइज्जती करते हैं, तो उनके बाल जो होते हैं ना केश खुले रहते हैं, तो वो है ना प्रण लेता है कि है ना तुम्हारे इस वंश को ना मैं खत्म करके है ना खुद राज करूंगा। तो वो क्या करता है ना, उसका बदला लेने के लिए ना कसम भी खाता है कि है ना जब तक है ना मेरा ना बदला पूरा नहीं होगा ना, तो मैं अपने ना बालों को बांधूंगा नहीं। यानी जिस बाल से उसको पकड़ के लेके आया गया था ना, उसी बाल मतलब कि उसका बदला लेने के बाद ही उस बाल को बांधूंगा। ठीक है, तो कौटिल्य है ना क्या करता है, आगे चलकर है ना चंद्रगुप्त से मदद ले रहता है। ठीक है, चंद्रगुप्त से मिलकर नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना करता है। ठीक है, कौन, कौटिल्य। ठीक है, तो बाद में ना क्या होता है, चंद्रगुप्त की सहायता लेता है और क्या कर देता है, नंद वंश को खत्म कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से ये इसकी स्टोरी थी। घनानंद के काल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था, हमने देखा था सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत में, कब हुआ था, 326 में हुआ था, और वापस कब गया था, 325 में। ठीक है, नंद वंश में 10 राजाओं ने राज किया है, लेकिन 2 ही राजाओं का इतिहास में वर्णन है, कौन सा, महापद्म नंद और दूसरा घनानंद। ठीक है, क्योंकि महानद इनकी तो हत्या वो उसने कर दी थी, इसके पुत्र ने, कौन था उसके दासी का पुत्र कौन था, महापद्म नंद। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा है नहीं। ठीक है, जो महापद्म नंद है ना, इनको ना परशुराम का अवतार बताया जाता है। ठीक है, महापद्म नंद को क्या कहा जाता है, परशुराम का अवतार बताया गया है। तो यहाँ से हमने है ना सारे के सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, एक बार है ना नोट्स के वो थ्रू और देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले देखते हैं मगध। मगध मैंने बताया था, मगध का वास्तुकार कौन था, गोविंद था। ठीक है, लेकिन संस्थापक कौन था मगध का, तो वो था बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ। मगध का वास्तुकार कौन था, महागोविंद, लेकिन संस्थापक कौन था, बृहद्रथ था। ठीक है, 3 वंश पढ़ते हैं हम इसके बारे में, हरक्य वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। हरक्य वंश में किस किस के बारे में पढ़ते हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, फिर आ गया था उसका पुत्र नागदशक। ठीक है, हरक्य वंश में बिंबिसार के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, इनकी 3 पत्नियां थी, महाकौशल, खेमा, छेलना। ठीक है, बिंबिसार ने क्या किया थी, राजगृह की नींव रखी थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है सिर्फ वही बता रही हूँ मैं। ठीक है, राजगृह की इसने क्या करी थी, नींव रखी थी। ठीक है, तो पूछ लेगी राजगृह की सबसे पहले नींव किसने रखी, बिंबिसार ने। फिर
आता है इसका पुत्र, इसको अपने पिता की है ना हत्या करके राजगद्दी पर बैठ जाता है। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिद था। जैन बौद्ध धर्म दोनों को मानता था। प्रथम बौद्ध शक्ति हुई थी। अजातशत्रु ने क्या किया था? काशी और वैशाली को मिलाकर किसकी स्थापना की थी? मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, अजातशत्रु ने क्या किया था? जो इसके मामा थे ना, यानी जो महाकौशला थे ना, मतलब कि जो इसका भाई था, इसका भाई कौन था? प्रसेनजीत था। ठीक है, प्रसेनजीत था। इसकी पुत्री कौन थी? वजीरा। तो वजीरा से विवाह किसका हुआ था? अजातशत्रु का हुआ था। ठीक है, तो मतलब कि अपने मामा जो थे ना, मतलब कि अपने मामा की बेटी से इसने क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था। ठीक है, तो अजातशत्रु ने इससे किया और प्रथम बौद्ध संधि हुई। काशी वैशाली को मिलाकर मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अजातशत्रु ने की थी। यहाँ से बस ये याद रख लेना। उदयन से बस इतना याद रखने का, पाटलिपुत्र की जो स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पर किसने की थी? उदयन ने की थी। ठीक है, तो गंगा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। ठीक है, फिर इसने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी। किसने? उदयन ने। राजगृह, पहले है ना मगध की राजधानी कौन सी थी? पहली राजगृह थी। इसने है ना क्या किया था? उठाकर कहाँ की थी? पाटलिपुत्र में कर दी थी। ठीक है, क्योंकि इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, तो वहीं पर इसने क्या पाटलिपुत्र या कुसुम नगर की स्थापना की थी। कुसुम नगर की स्थापना की थी। ठीक है, फिर उदयन के ना 3 पुत्र होते हैं। कौन कौन से? अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक। ठीक है, नागदशक के बारे में इतना ज़्यादा नहीं है। इसकी हत्या करके कौन फिर राज करता है? हमारा शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग से 2 ही याद रखने का। इसने अवंती मतलब कि अवंती जीत कर ना इसने किस में मिला लिया था? मगध में मिलाया था। ठीक है, हमने पढ़ा था इस बारे में, देख लेते बात। ठीक है, ये रहा अवंती राज्य को जीत कर इसने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, अवंती को जीत कर इसने मगध साम्राज्य में मिला लिया और मगध साम्राज्य का विस्तार कर दिया। ठीक है, इसने क्या कर दिया था? जो उदयन ने क्या किया था? राजगृह से अपनी राजधानी कहाँ पे की थी? पाटलिपुत्र में की थी उदयन ने। लेकिन है ना शिशुनाग ने क्या कर दिया था? पाटलिपुत्र से वैशाली में की थी। ठीक है, वैशाली में कर दी थी। फिर आगे चलकर कालाशोक क्या करता है? वैशाली से दोबारा पाटलिपुत्र में ले जाता है राजधानी। ठीक है, और दूसरी बौद्ध संधि होती है किसके समय में? कालाशोक के समय में होती है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं महानंद पंथ के बारे में। हम 3 पढ़ते हैं इसमें। महानंदी जो इसका वास्तविक संस्थापक होता है। ठीक है, फिर महापद्म नंद आता है जो सबसे शक्तिशाली होता है। ठीक है, नंद वंश का या फिर मौर्य उसका मगध वंश का। ठीक है, फिर करते हैं हम घनानंद जो सबसे क्रूर व्यक्ति था। अब देख लेते एक बार। जो महापद्म नंद था ना, महानंदी। ठीक है, महानंदिन क्या करता है? नंदवंश की स्थापना करता है। ठीक है ना, सिर्फ इतना है इसकी वाले में तो क्वेश्चन। ठीक है, इसने ना जो नंदिन था ना, इसने क्या करता है? एक दासी से विवाह कर लेता है। उसका पुत्र कौन होता है? महापद्म नंद होता है। ठीक है, जो आगे चलकर महानंदिन की हत्या कर देता है और खुद गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, दासी का पुत्र था कौन? महापद्म नंद। इसका ना उपनाम क्या है? उग्रसेन बोला जाता है। ठीक है, उग्रसेन किसको बोला जाता है? महापद्म नंद को। ठीक है, एक और था, हमने किसका नाम पढ़ा था? अजातशत्रु का क्या था? कुणिक। महापद्म नंद का उग्रसेन भी था। आगे चलकर हम पढ़ेंगे एक राट और एक छत्र की उपाधि भी महापद्म नंद को दी गई थी। पूरे मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? महापद्म नंद था। ठीक है, इसने क्या की थी? कलिंग की विजय की थी। कलिंग कहाँ पे है? उड़ीसा में। वहाँ का शासक कौन था? खारवेल। ठीक है, उसका अभिलेख कौन सा था? हाथीकुंबा। उसमें वर्णन किसका है? नायर खुदवाई का और कलिंग विजय का और महापद्म नंद का। ठीक है, कलिंग से है ना जो महापद्म नंद क्या ले गया था? जिनसेन यानी जैन प्रतिमा ले गया था। और महापद्म नंद यानी पूरा ही जो नंद वंश था ना, कौन से धर्म को मानता था? तो जैन धर्म को मानता था। ठीक है, महापद्म नंद को क्या कहा गया? एक राट एक छत्र की उपाधि दी गई है। इसका मित्र कौन था? पाणिनि, जो आगे चलकर अष्टाध्यायी की रचना करता है। ठीक है, जैन धर्म को मानता था। ठीक है, महापद्म नंद के बारे में इतने मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रख लेना। ठीक है, फिर घनानंद के बारे में। ठीक है, घनानंद क्या था? सबसे क्रूर व्यक्ति था। इसके समय में क्या होता है? सिकंदर का आक्रमण होता है, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, सिकंदर का आक्रमण घनानंद के समय में होता है। ठीक है, ये भी जैन धर्म को मानता था। इसके दरबार में कौन था? कौटिल्य। ठीक है, जो कौटिल्य आगे चलकर चंद्रगुप्त के साथ मिलकर घनानंद को मरवा देता है और केस की मौर्य वंश की नींव रखता है। ठीक है, तो यहाँ इसके समय में कौटिल्य था, इसके समय में पाणिनि था। ठीक है, और परशुराम का अवतार किसको माना गया है? महापद्म नंद को माना गया है। ठीक है, तो यहाँ से है ना ये सारा कंप्लीट हो गया। ये शॉर्ट नोट्स है, जो मेन है ना याद रखने होंगे ना, वो देख लेंगे हम। ठीक है, 3 वंश के बारे में पढ़ा हमने अच्छे से। ठीक है, इसने राजगृह की नींव रखी थी। इसने क्या किया था? काशी वैशाली को मिलाकर मगध साम्राज्य की वो कर दी थी। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बसाई थी। ठीक है, राजगृह से पाटलिपुत्र बसाई थी। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से वैशाली, कालाशोक ने वैशाली से पाटलिपुत्र। ठीक है, फिर हमने यहाँ से पढ़ा था इसने शिशुनाग ने अवंती को भी मिलाया था मगध साम्राज्य में। ठीक है, फिर नंदवंश के बारे में हमने पढ़ा। महापद्म नंद के बारे में जो सबसे शक्तिशाली शासक था। फिर घनानंद के बारे में जो सबसे
कुरु व्यक्ति था, ठीक है। महापद्म नंद को एक छत्र की उपाधि दी गई है। पाणिनि इनके समय में थे और कौटिल्य घनानंद के समय में थे। और परशुराम का अवतार किसको माना जाता है? महापद्म नंद को माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ से ना क्वेश्चन सारे बनते हैं। एक ये वाला और देख लो, मगध की जो सबसे पहले राजधानी कौन सी थी? राजगृह, जो किसने बसाई थी? बिंबिसार ने, ठीक है। फिर राजगृह से होती है पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र किसने बसाई थी? उदयन ने बसाई थी, ठीक है। फिर होती है वैशाली। पाटलिपुत्र से वैशाली किसने की थी? शिशुनाग ने। और वैशाली से पाटलिपुत्र किसने की थी? कालाशोक ने। तो ये वाला सीक्वेंस है ना, या तो अलग से लिख लेना, या नोट कर लेना, ठीक है। इससे ना कंफ्यूज नहीं होगा। यानी मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? राजगृह थी, जो किसने बसाई थी? बिंबिसार ने। राजगृह से फिर पाटलिपुत्र किसने की? उदयन ने की। फिर पाटलिपुत्र से वैशाली किसने की थी? शिशुनाग ने की थी। फिर वैशाली से दोबारा पाटलिपुत्र किसने की थी? तो कालाशोक। तो उसकी जो मगध की है सेकंड राजधानी हमारी कौन सी बनी रही थी? पाटलिपुत्र रही। और फर्स्ट कौन सी रही? फिर आगे चलकर ना ये पाटलिपुत्र रहती है हमारी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हो गया इसका सारा कंप्लीट, ठीक है। ये हो गया हमारा मगध का उत्कर्ष कंप्लीट, ठीक है। हमने देख लिया मगध कैसा हुआ था, ठीक है। मगध में किन 3 नदियों के बीच में था? गंगा, सोन, चंपा नदी और विंध्य पर्वत, ठीक है। फिर 4 पहाड़ियाँ देखें हैं। जो इसकी पहली राजधानी थी ना गिरिवज्र या राजगृह, वो 4 पहाड़ियों से घिरी थी, वृषभ, भैवार, ऋषिगिरि या बरहा पहाड़ी, ठीक है। जो इसकी दूसरी राजधानी थी ना मगध की पाटलिपुत्र, वो 3 नदियों के बीच के संगम पे थी, गंगा, गंडक, सोन, ठीक है। गंगा, गंडक, सोन नदी थी। इसकी पहली राजधानी हमने पढ़ी राजगृह, दूसरी पाटलिपुत्र, ठीक है। हमने पढ़ा था मगध का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ था, लेकिन वास्तुकार कौन था? महागोविंद था, ठीक है। फिर हमने तीनों वंश के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ा, ठीक है। हरक में वंश में कौन कौन आता है? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक शासक। और जो शिशुनाग है उसमें कौन कौन था? शिशुनाग का और कालाशोक का हमने पढ़ा। नंद वंश में महानदीन और महापद्म नंद और घनानंद के बारे में, ठीक है। फिर हमने हरक के वंश के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसको पितृहत्ता वंश भी बोला। इसने ना बिंबिसार के ना अंग विजय, ये क्वेश्चन रह गया था नोट्स में, तो वो ऐड कर लेना, ठीक है। अंग के जो राजा थे ना ब्रह्मदत्त, उसको पराजित करके मगध साम्राज्य की पहली विजय प्रारंभ की थी। या मगध साम्राज्य का जो आरंभ है या फिर जो साम्राज्य विस्तार है ना, वो कहाँ से हुआ था? अंग विजय से हुआ था, ठीक है। वहाँ के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित करके हुआ था, ठीक है। फिर इसने ना अवंती के जो राजा थे ना, अवंती वही जिला है जो आगे चलकर ना शिशुनाग है ना अपने साम्राज्य में करता है। तो वहाँ के जो राजा थे ना चंड प्रत्योद थे, उनकी है ना पीलिया ठीक करने के लिए हमने राजवेद को भेजता है, ठीक है। तो बाद में ना चंड जो है प्रद्योत है ना खुश हो जाता है, और वो क्या करता है? अवंती को मगध में मिला देता है, उसकी परमिशन दे देते, क्या देता है कि ठीक है तुम मेरी अवंती को अपने मगध साम्राज्य में मिला लो, ठीक है। तो उससे खुश हो गए। फिर हमने पढ़ा था इनकी 3 पत्नियां थी, महाकोशला, खेमा, छेलना, ये वाली, ठीक है। फिर आगे चलकर जो इनकी बहन होती है ना प्रसेनजीत की जो पुत्री होती है, सॉरी वजीरा, उससे किसका विवाह होता है? अजातशत्रु से होता है, ठीक है। अजातशत्रु से विवाह हो जाता है और क्या करता है? वज्जी संघ के साथ भी युद्ध करता है। ये इसका वज्जी संघ के साथ होता है, ठीक है। हरक्य का जो बिंबिसार का किससे होता है? अंग से होता है, अंग विजय के राजा से होता है, ठीक है। और राजात का किससे होता है? वज्जी संघ से होता है, तो वो साम्राज्य को मिलाता है, ठीक है। काशी वैशाली को मिलाता है। हमने जो मेन पॉइंट थे ना वो नोट्स में देख लेना, ठीक है, उससे हो जाएगा। फिर उदयन के बारे में पढ़ा था, इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, ठीक है, गंगा सोन नदी के संगम पर, ठीक है। फिर इसका लास्ट नागदशक। फिर शिशुनाग के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है। शिशुनाग ने अवंती को मिलाकर क्या की थी? मगध साम्राज्य की ओर बढ़ा दिया था, ठीक है। और पाटलिपुत्र जो राजधानी थी ना पाटलिपुत्र से वैशाली की थी। फिर कालाशोक आता है जो वापस वैशाली से पाटलिपुत्र कर देता है, ठीक है। हमने इसके समय में दूसरी भोसंगति हुई थी। पहली किसके समय में हुई थी? तो पहली हुई थी इसके समय में, अजातशत्रु के समय में, ठीक है। और यहाँ से ये वाला और याद रख लेना कि अजातशत्रु ने ही है ना जो महात्मा बुद्ध के जो अवशेष थे ना उन पे है ना राजगृह में स्तूप निर्माण करवाया था। किसने? अजातशत्रु ने, ठीक है। और देख लेते हैं हम, हाँ एक ये रह गया नोट। देवदत्त के उकसाने पर अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी, ठीक है। तो पूछ लिए अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या किसके कहने पे की थी? तो किसके कहने पे की थी? देवदत्त के उकसाने पे की थी, ठीक है। अजातशत्रु का कुनीक नाम पढ़ा था हमने। फिर नंदवंश का हमने कंप्लीट किया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम कल करेंगे मौर्य वंश के बारे में, ठीक है। इसके बारे में करके फिर करेंगे हम अगले दिन कर लेंगे हम मौर्योत्तर काल के बारे में, ठीक है। फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। मगध का उत्कर्ष और इसके नोट से देख लेना बस एक बार आप, ठीक है। ये देख लो एक बार सारे।
ये शॉर्ट नोट ज़रूर बना लेना ताकि फिर इससे जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है, ताकि पूरा ना मतलब कि डिटेल में पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है, जो मेन है ना वही करना पड़ जाएगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रख लेना, ठीक है, कि इनका जो सीक्वेंस है ना हम भूल जाते हैं, जैसे किसने किसको बनाया, तो ऐसे ही लिखेंगे ना तो याद हो जाएगा। जैसे मगध से राजगृह की जो नींव थी ना वो किसने डाली थी, बिंबिसार ने डाली थी। फिर राजगृह से ना राजधानी पाटलिपुत्र कौन लेकर गया, सॉरी, राजगृह की नींव तो बिंबिसार ने रखी थी, पाटलिपुत्र की नींव उदयन ने रखी थी। राजधानी ट्रांसफ़र किसने की थी, शिशुनाग ने की थी, वैशाली, ठीक है। फिर यहाँ से काला शो करता है, ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रख लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट मगध का उत्कर्ष, ठीक है। अब कल करेंगे हम अगला चैप्टर मौर्य वंश, ठीक है।